जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का संपूर्ण नई जी चैनल पर। साथियों, अभी के क्लास में हम लोग देखेंगे बिहार एसएससी इंटर लेवल जो कि 2023 की भर्ती हुई आई है, इसके हम लोग अभी तैयारी कर रहे हैं इस बैच में। देखिए, इस बैच में अभी हम लोग रुक्मणी पब्लिकेशन का तैयारी कर रहे हैं, जो कि टेस्ट सीरीज है विथ डिस्कशन के साथ। और हम लोगों ने इससे पहले क्वेश्चन बैंक विथ डिस्कशन के साथ पहले कंप्लीट कर लिया है रुक्मणी पब्लिकेशन का ही। तो जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं या फिर इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाएं। आप लोगों को इस बुक के पहले टोटल 13 सेट्स के भी लिंक दे दिए जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और पहले के जो क्वेश्चन बैंक है उसके भी लिंक दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग जाएं और अपने तैयारी को जीरो लेवल से एक अच्छे से स्टार्ट कर जाएं। तो आइए देखिए, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे 40 नंबर प्रैक्टिस सेट, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आइए देखिए क्या कहता है हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त संपत्ति अनुबंध और मुकदमे सूट से संबंधित है। तो इसका सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा भाग 12, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारत के संविधान का भाग 12 जो है वो वित्त संपत्ति अनुबंध और मुकदमे से संबंधित है। और संविधान के अनुच्छेद 264 से लेकर के संविधान के अनुच्छेद 264 से लेकर के 300A तक, ठीक है, कितना से नोट कर लीजिएगा बच्चे कि संविधान के अनुच्छेद 264 से लेकर के 300A तक वित्त संपत्ति अनुबंध और मुकदमे का वर्णन किया गया है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 264 से लेकर के 300A तक वित्त संपत्ति अनुबंध और मुकदमे का वर्णन किया गया है। ठीक है, और अनुच्छेद 300 क में एक पॉइंट नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा पॉइंट है। अनुच्छेद 300 क में यानी कि 300 क में संपत्ति के अधिकार के बारे में वर्णन है। ठीक है, अनुच्छेद 300 का संपत्ति के अधिकार के बारे में वर्णन है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग नोट करते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 243H के अनुसार किसी राज्य को विधानमंडल निम्न से पंचायतों को सहायता अनुदान देने का प्रावधान कर सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य का संचित निधि, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार 243H, ठीक है, 243H के अनुसार किसी राज्य का विधानमंडल राज्य की सिंचित निधि, ठीक है, राज्य की संचित निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान देने का प्रावधान कर सकता है। चलिए, और आप लोग इससे पंचायतों से एक रिलेटेड आप लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक नोट कर लीजिए कि पंचायतों की लेखाओं की संपरीक्षा का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 243J में किया गया है। ठीक है, पंचायतों की लेखाओं की संपरीक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 243J में, ठीक है, अनुच्छेद 243J में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन कर रहा है म्यांमार की आधिकारिक भाषा क्या है। ठीक है, म्यांमार की आधिकारिक भाषा क्या है। आप लोग चलिए, जो भी बच्चे को मालूम होगा थोड़ा सा आप लोग बताइएगा कमेंट में कि म्यांमार का पहले का पुराना नाम क्या है। ठीक है, ऐसे हम अभी इसका आंसर बता रहे हैं। म्यांमार की आधिकारिक भाषा जो है वो आप लोग का वर्मी है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, वर्मी। और म्यांमार का पुराना नाम क्या है आप लोग बताइए, क्योंकि हम आप लोगों को बहुत बार बतला चुके हैं, नहीं भी बताए होंगे 50 से 60 बार बतलाए हैं पहले के क्लासेस में कि म्यांमार का पुराना नाम क्या है, और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ दिया है। और आप लोग नोट कर लीजिए, देखिए यहाँ पर तो है कि म्यांमार की आधिकारिक भाषा जो है वो वर्मी हो गई। और म्यांमार की राजधानी अगर पूछ दे तो म्यांमार की राजधानी आप लोग नोट कर लीजिए कि नैपीदा है। क्या है? नैपीदा है। म्यांमार की राजधानी क्या है आप लोगों की? तो नैपीदा है। आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको, म्यांमार की राजधानी क्या है? तो नैपीदा है। और आप लोग नोट कर लीजिए कि इरावदी नदी को म्यांमार की जीवन धारा कहा जाता है। ठीक है, ये भी टॉपिक कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि कौन सी नदी को म्यांमार का जीवन धारा कहा जाता है। तो इरावदी नदी को म्यांमार का जीवन धारा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य दिए गए हैं। इन दोनों में से देखिए कथन असत्य बताने हैं। तो देखिए कथन पढ़ लीजिए, पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य समृद्धि, अनुधिकरण, आत्मनिर्भरता तथा समानता थे। ये सही है, ये तो गलत नहीं दिया है। दूसरा नंबर देख लीजिए, दूसरा नंबर कह रहा है सीमित संसाधनों के कारण प्रत्येक योजना के पृथक लक्ष्यों का निर्धारण किया गया, ये भी सही है। तो देखिए असत्य इसमें से कोई भी नहीं दिया गया है। तो सही आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हाँ देखिए, ऑप्शन नंबर डी होगा, ना तो 1 और ना ही 2। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया। तो किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ठीक है,
मोहम्मद बिन तुगलक जो हैं उन्होंने पहली बार सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। इसको आप लोग याद रखिएगा कि उसके इनके अलावा और भी नेता थे, सॉरी और भी नेता नहीं, और भी राजा थे कि उन्होंने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था पहले के। मगर सबसे पहले अगर पूछ दे, सबसे पहला इसमें पूछ रहा है ना, देखिए निम्न में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया। देखिए यहाँ पर सिर्फ क्या कर रहा है, रोकने का प्रयास किया, मगर इस चारों ऑप्शन में से सबसे पहले किसने किया, तो मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसीलिए आप लोग यहाँ पर राइट से आंसर क्या मारिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। और अकबर और पुर्तगाली गवर्नर, ठीक है, अकबर और पुर्तगाल के जो गवर्नर थे, पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क, नाम याद रखिएगा, अकबर एवं पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने भी सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। ठीक है, तो अगर वो लोग भी अगर ऑप्शन में रहते तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते, इसीलिए बता रहे कि अगर पहले अगर पूछ दे तो मोहम्मद बिन तुगलक मारिएगा, या फिर अगर ऑप्शन में अगर मोहम्मद बिन तुगलक अगर पहले रहे तो आप लोग मोहम्मद बिन तुगलक को ही मारिएगा, और उसके बाद ही अगर मोहम्मद बिन तुगलक अगर नहीं रहे तब आप लोग देखिएगा कि अकबर और या फिर अल्बुकर्क जो कि पुर्तगाली गवर्नर था, ये दोनों जो थे ये भी सती प्रथा को रोकने का प्रयास किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी थी, तो इन्होंने लिखी थी अकबर के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना जो है अकबर के काल में लिखी थी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। और अकबर के काल को हिंदी साहित्य का वर्णन भी कहा जाता है, आप लोग इसको याद रखिएगा, अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण कहा गया है। ठीक है, स्वर्ण काल कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य किया प्रतिबंध लगाया था। देखिए इस क्वेश्चन को, तो ये क्वेश्चन पहली बार की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है। और दूसरा नंबर कि इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं। देखिए क्यों, क्योंकि देखिए पहले क्या कर रहा है क्वेश्चन, आप लोग पढ़ लिए, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य की प्रतिबंध लगाया था, तो वो थे आप लोगों के औरंगजेब, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। औरंगजेब जो थे उन्होंने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था। मगर एक टॉपिक आप लोग याद रखिएगा कि औरंगजेब जो थे वो खुद वीणा बजाने में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट थे। ठीक है, औरंगजेब स्वयं ही वीणा का कुशल वादक था। ठीक है, और फिर भी उसने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, वो खुद अच्छा एक वीणा बजाने वाला था, मगर फिर भी। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहां पर प्राप्त अशोक के अभिलेख स्तंभ के नीचे भाग में मयूर का चिन्ह नहीं अंकित है, तो कहां पर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोरिया नंदनगढ़, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अशोक के लोरिया नंदनगढ़ जो कि चंपारण के बिहार में है। ठीक है, अशोक के लोरिया नंदनगढ़ ये जो है चंपारण बिहार में है, स्थित है, जिसमें स्तंभ के निचले भाग में मयूर का चिन्ह अंकित नहीं है। इसमें जो है स्तंभ के निचले भाग में जो है वहां पर मयूर का चिन्ह नहीं अंकित है। और आप लोग एक टॉपिक नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा टॉपिक है कि अभी तक अशोक के करीब 40 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अशोक के लगभग 40 अभिलेख अभी तक लगभग अशोक के प्राप्त हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में मुद्रा आपूर्ति की स्थिति के संबंध में कहा जा सकता है कि कहा जा सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का कि जनता के पास मुद्रा बैंकों में जमा से कम है। ठीक है, जनता के पास जो मुद्रा है वो बैंकों में जमा से कम है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आप सभी को अच्छे से पता है कि हम लोगों का क्या आदत है कि अगर मान लीजिए 10 रुपये आता है ना, तो अभी के समय में 8 रुपये लोग जमा करते हैं, 2 रुपये खाने पर ध्यान देते हैं, क्योंकि आने वाली स्थिति पर हम लोगों को ध्यान दिया जाता है। इसीलिए यहाँ पर कह रहा है कि जनता के पास जो मुद्रा है वो बैंकों में जमा से कम है। ठीक है, यानी कि बैंक में जनता जो है पैसे ज्यादा रखते हैं और उनके पास जो है पैसा खुद बहुत कम रहता है। यही है जो कि भारत में मुद्रा पूर्ति की स्थिति के बारे में संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। और भारत का जो प्राचीनतम मुद्रा है वो आहत मुद्रा कहलाता था, इसको भी याद रखिएगा। भारत का प्राचीनतम मुद्रा आहत मुद्रा के नाम से जाना जाता था या फिर कहलाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था, तो किस योजना के अंतर्गत, तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसको अपनाया गया था, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। विकास केंद्र उपागम जो है वो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत में अपनाया गया था, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे वन कौन से हैं, तो वे वन जो है वो कौन से हैं, तो उनको मैंग्रोव वन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर।
देखिए डेल्टाई प्रदेशों में मैंग्रोव वन पाया जाता है जो कि चक्रवात की गति को रोक देता है, ठीक है। जो कि चक्रवात की गति को कौन रोकता है, तो मैंग्रोव वन रोकता है। और मैंग्रोव जो वन है वो समुद्र तटीय क्षेत्रों के लवणीय भागों में पाया जाता है। इसको नोट रखिएगा, मैंग्रोव वन समुद्र तटीय क्षेत्रों के लवणीय भागों में पाया जाता है। बहुत ही अच्छा पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा, ठीक है, पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा किसने कहा था, तो वो कौन थे, किसने कहा था, तो मेगास्थनीज ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा मेगास्थनीज ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पर पड़ने वाली पृथ्वी की छाया को कितने भागों में बांटा गया है, तो कितने भागों में बांटा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ठीक है। चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पर पड़ने वाली पृथ्वी की छाया को 3 भागों में बांटा गया है। और उसका आप लोग नाम नोट कर लीजिए, क्योंकि नाम अगर पूछ दे कोई जानी अच्छे से आप लोगों को पता होना चाहिए बच्चे कि जीके जीएस का कोई भी सिलेबस नहीं होता है, कोई भी सिलेबस जीके जीएस का नहीं होता है, चाहे वो दरोगा हो, चाहे एसएससी हो, चाहे बिहार पुलिस हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो यार, कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। किसी में भी आप लोग इतना एकदम नोट रखिएगा ना कि जीके जीएस का कोई भी सिलेबस नहीं होता है, कहीं से भी पूछ सकता है। तो इसमें क्या कह रहा था कि चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पर पड़ने वाली पृथ्वी की छाया को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। नाम नोट करिए आप लोग, बहुत ही अच्छे ये पॉइंट है, नाम जल्दी से नोट करिए, अम्बरा, पेनम्बरा और एंटम्बरा, ठीक है। अम्बरा, अनबरा, पेनम्बरा और एंटब्रा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, शिक्षा की वर्धा योजना कब लाया गया था, शिक्षा की वर्धा योजना जो है कब लाया गया था, तो आप सभी को पता होना चाहिए, बहुत बार पूछा है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। शिक्षा की वर्धा योजना कब लाया गया था, तो 1937 में लाया गया था। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस जो है यह 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और आप लोग नोट करिए कि 24 अक्टूबर को यूएन स्थापना दिवस मनाया जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर बी में, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है ना 24 अक्टूबर, इसी के टॉपिक में बतला रहे हैं। देखिए पहले तो हो गया कि अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब हो गया, तो 15 अक्टूबर को। और अगर 24 अक्टूबर इसमें ऑप्शन में है इसलिए बता रहे हैं, 24 अक्टूबर जो है यूएन स्थापना दिवस मनाया जाता है। और है यहाँ पर देखिए 14 अक्टूबर, तो 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया जाता है। और 31 अक्टूबर है तो 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि मनाई जाती है, ठीक है, पुण्यतिथि मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बौद्ध गया के महाबोधि मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था, तो किस काल में हुआ था, तो इसका सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा कि गुप्त वंश के काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, बौद्ध गया के महाबोधि मंदिर का निर्माण जो है वह गुप्त वंश के काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। और महाबोधि मंदिर का जो संबंध है वह महात्मा बुद्ध से है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। महाबोधि मंदिर यहाँ पर जो दिया गया है इसका संबंध अगर पूछते किससे दिया गया है, महाबोधि मंदिर का, ये जो महाबोधि मंदिर है इसका संबंध किससे दिया गया अगर पूछ दे तो इसको बतलाइएगा महात्मा बुद्ध से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 70 नंबर क्वेश्चन आप लोग का क्या कहता है कि योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को कब गठन किया गया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ चुका है अभी तक। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को कब गठन किया गया है, तो इसका आप लोग का सही आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2015 को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 में किया गया है। और नीति आयोग का गठन की जो घोषणा है वो 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था, इसको याद रखिएगा। नीति आयोग, ठीक है, योजना आयोग से जब नीति आयोग का जब नाम का जब घोषणा किया गया तो नीति आयोग का गठन की जो घोषणा थी वो 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। और योजना आयोग का जो गठन जो है तो वो 15 मार्च 1950 में हुआ था। योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो 15 मार्च 1950 को हुआ था। और नीति आयोग का गठन की घोषणा कब की गई थी, तो 15 अगस्त 2014 को। और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, ये आप लोग चलिए बताइए कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। इसका नीति आयोग का बहुत बार ये हम बतला चुके हैं आप लोगों को। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर नहीं, यहाँ पर तो इसका सही आंसर हो गया। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब हुआ, तो 1 जनवरी 2015 को। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, हादिस है एक, तो हादिस क्या है, तो हादिस जो है यह एक, देखिए
इस्लामी का कानून नहीं, ये तो नहीं है। बंदोबस्त कानून ये भी नहीं है। सल्तनत कालीन का नहीं, ये भी नहीं है। चलिए इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। हादिस जो है यह मोहम्मद साहिब के कथनों और उनके जीवन में संबंधित घटनाओं पर एक वर्ड है, संबंधित है, ठीक है, संग्रह है, कह सकते हैं हादिस, मगर यहाँ पर वो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए इनमें से कोई नहीं। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है आप लोगों का कि वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूल्यतः निम्न में से किसने पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? तो इसका सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऋग्वेद में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूल्यतः, ठीक है, मूलतः जो है ऋग्वेद में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो आप लोग का हो जाएगा गुलबर्गा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ठीक है। और आप लोग एक पॉइंट में नोट कर लीजिए कि 1347 में, ठीक है, कब? 1347 में अल्लाउद्दीन हसन बहमद शाह ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की, ठीक है, एवं गुलबर्ग को, ठीक है, इसको गुलबर्ग को राजधानी बनाया तथा शिहाबुद्दीन अहमद ने जो है शिहाबुद्दीन अहमद वन ने बिदर की राजधानी बनाया था। किसको? बिदर को राजधानी शिहाबुद्दीन अहमद ने उस वक्त बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि मेरियाना गर्त डैश में स्थित है। मेरियाना गर्त जो है वो डैश में स्थित है, तो कहाँ? तो प्रशांत महासागर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में देखिए दिया गया है मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। और मेरियाना गर्त जो है वो उसको एक तरह से चैलेंजर गर्त के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग याद रखिएगा मेरियाना गर्त को चैलेंजर गर्त के नाम से भी जाना जाता है, जो कि विश्व का सबसे गहरा गर्त है। मेरियाना गर्त विश्व का सबसे गहरा गर्त है। और मेरियाना गर्त की गहराई फिर कितनी है, ठीक है, अगर गहराई फिर पूछ दे तो नोट कर लीजिए 11,022 मीटर, ठीक है, 11,022 मीटर मेरियाना गर्त की जो है वो गहराई है। और ये जो है विश्व का सबसे गहरा गर्त है, मेरियाना गर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पुरुषों के 1983 के विश्व कप क्रिकेटर फाइनल में मैन ऑफ द मैच निम्नलिखित में से किसको घोषित किया गया था? तो वो थे महेंद्र अमरनाथ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ठीक है। पुरुषों के 1983 के विश्व कप क्रिकेट फाइनल में मैन ऑफ द मैच महेंद्र अमरनाथ को घोषित किया गया था। और 1983 का जो क्रिकेट विश्व कप है वह इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित किया गया था। कहां पर किया गया था? तो 1983 का जो क्रिकेट हुआ था विश्व कप वह इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित किया गया था। और इसमें 1983 का जो विश्व कप है वो उसमें जो है भारत ने 43 रनों से वेस्ट इंडीज को हराया था, ठीक है। भारत ने इसमें 43 रनों से वेस्ट इंडीज को, कितने रनों से? तो भारत ने 43 रनों से वेस्ट इंडीज को 1983 के विश्व कप में हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ हुई? तो कहां पर हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तारापुर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना तारापुर में की गई थी। और भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर की स्थापना अगर पूछते, ठीक है, देखिए ये कह रहा था आप लोग का न्यूक्लियर ऊर्जा, ठीक है, न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन, तो इसका हो जाएगा तारापुर। और अगर न्यूक्लियर रिएक्टर की स्थापना पूछते तो 1956 में अप्सरा के नाम से किया गया था। ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसकी स्थापना, न्यूक्लियर रिएक्टर की स्थापना जो है 1956 में अप्सरा के नाम पर किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 नंबर क्वेश्चन आप लोग का क्या कहता है, कहाँ है? हाँ चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री थे महामाया प्रसाद सिन्हा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? तो महामाया प्रसाद सिन्हा थे। और महामाया प्रसाद सिन्हा का जो वो कितने कब से कब तक मुख्यमंत्री थे, अगर ये पूछ दे तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए कि 5 मार्च 1967 से, ठीक है, 5 मार्च 1967 से 28 जनवरी 1968 तक, ठीक है। 5 मार्च 1967 से 28 जनवरी 1968 तक महामाया प्रसाद सिन्हा जो थे वो मुख्यमंत्री रहे थे। और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री अगर पूछ दे कि पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो देखिए यहाँ पर दिया गया है श्री कृष्ण सिंह। बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे?
तो श्री कृष्ण सिंह। बहुत बार पूछा जा चुका है, बिहार पुलिस में ज्यादातर ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष में की गई? ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा 1784 में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में की गई थी। और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो है विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी, इसको याद रखिएगा। किसके द्वारा? तो विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी बंगाल ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। फिर से नोट करिए कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो इसका सही आंसर आप लोग का हो जाएगा अनुच्छेद 3, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। संविधान के अनुच्छेद 3 के प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार देती है। और अनुच्छेद 1 में भारत के राज्यों का संघ कहा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 1 में, यहाँ पर अनुच्छेद 1 है ना, इससे रिलेटेड है कि अनुच्छेद 1 में भारत के राज्यों का संघ कहा गया है। इसको याद रखिएगा, ये टॉपिक बहुत बार पूछा है, भले ये क्वेश्चन पूछा हो नहीं या फिर नहीं पूछा हो, मगर ये याद रखिएगा कि ये टॉपिक बहुत बार पूछा है कि भारत के राज्यों का संघ जो है किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है? फीफा विश्व कप का आयोजना कहाँ किया जाएगा? तो फीफा विश्व कप का जो आयोजना है 2026 का, फीफा विश्व कप 2026 का आयोजना कहाँ किया जाएगा? तो 2026 का आयोजना आप लोग का यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट, कनाडा और मेक्सिको में किया जाएगा। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट, कनाडा और मेक्सिको में किया जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। फीफा विश्व कप 2026 की आयोजन जो है वह यूएसए, कनाडा और मेक्सिको में किया जाएगा। और वर्ष 2022 का फीफा विश्व कप आयोजन जो है वो कतर में आयोजित किया गया था, इसको याद रखिएगा। वर्ष 2022 का फीफा विश्व आयोजन जो है वह फीफा विश्व कप का आयोजन कतर में आयोजित किया गया था, और जिसमें कि अर्जेंटीना ने फ्रांस को पराजित करके विजय प्राप्त किया था। ठीक है, अर्जेंटीना जो है उसने फ्रांस को हरा करके विजय प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम को रोकने का प्रयास किया गया है? तो अनुच्छेद 23 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 23 के अनुसार बलात्श्रम और मानव अंगों का व्यापार दुर्व्यवहार प्रतिबंध पर से है। और अनुच्छेद 24 के अनुसार, अनुच्छेद 24 देखिए यहाँ पर दिया गया है ना, इससे रिलेटेड बता रहे हैं। अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष तक को बालकों को जो है भारी काम या फिर कैसे लेबर मजदूरी ये सब जो काम हो गया, 14 वर्ष तक के बालकों को ये सब चीज़ों पर रोक लगाने का जो है वो अनुच्छेद 24 में वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 25 जो यहाँ पर दिया गया है, अनुच्छेद 25 से आप लोग याद रखिएगा कि ये स्वेच्छा से किसी भी धर्म को अपनाने का अधिकार है। ठीक है, मतलब कि हम जो है किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, आप जो है किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। किस अनुच्छेद के अनुसार? तो अनुच्छेद 25 के अनुसार, क्योंकि इसमें ये वर्णन किया गया है कि आप लोग किसी भी धर्म को अपना सकते हैं अनुच्छेद 25 के अनुसार। और अनुच्छेद लास्ट में क्या बच रहा है हम लोग का? अनुच्छेद 28। तो इससे आप लोग याद रखेगा कि अनुच्छेद 28 में सार्वजनिक शिक्षण संस्थान में धर्म विशेष की शिक्षा नहीं देने की संविधान है। ठीक है, संबंधित है, यानी कि अनुच्छेद 28 जो है इसमें आप लोग को ये कह रहा है कि अगर कोई भी मान लीजिए अगर अपने धर्म के बारे में किसी को ज्ञान नहीं दे सकता है, जैसे कि अगर हिंदू हो गया तो हिंदू अपने धर्म के बारे में किसी से नहीं बताएगा कि हाँ आपको ये चीज़ हमारे धर्म में है, आप हमारे धर्म में परिवर्तन हो जाइए, ये सब चीज़, मतलब कि अनुच्छेद 28 के में ये सब दिया गया है कि आप ये सब काम नहीं कर सकते हैं। मुस्लिम भी ये सब काम नहीं कर सकते हैं, ईसाई भी नहीं कर सकते, कोई भी हो, ये जो है अनुच्छेद 28 के अंतर्गत में ये लिखा गया है कि आप धर्म के विषय में किसी को भी शिक्षा नहीं दे सकते हैं। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है कि संघीय संसद का निम्न अथवा लोकप्रिय सदन आप किसे संबोधित करते हैं? तो किसे संबोधित करते हैं? तो लोकसभा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। संघीय संसद का लोकसभा को लोकप्रिय सदन के रूप में संबोधित किया जाता है। ठीक है, लोकसभा को लोकप्रिय सदन से संबोधित किया जाता है। और आप लोग याद रखिएगा कि लोकसभा का जो गठन है अनुच्छेद 81 के अंतर्गत किया गया है। कितने? तो अनुच्छेद 81 के अंतर्गत लोकसभा का गठन किया गया है। अनुच्छेद 81 के अंतर्गत लोकसभा का गठन किया गया है। और राज्यसभा जो है राज्यसभा को
उच्च सदन कहा जाता है? राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हम लोग का कि भारत के वे पहले उपराष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्णकांत थे। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। एकमात्र उपराष्ट्रपति थे कृष्णकांत, जिनकी मृत्यु जो है कार्यकाल के दौरान में हुई थी। और अगर इनका कार्यकाल पूछ दे कि कब से कब तक था, तो ये भी याद रखिएगा 1997 से 2002 तक। ठीक है, 1997 से 2002 तक कृष्णकांत का कार्यकाल था, जिनकी जो है कृष्णकांत की मृत्यु कार्यकाल के ही दौरान हो गई थी। वे भारत के एकलौते उपराष्ट्रपति थे। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। जुलाई 2023 के संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित 34वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2023 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला स्थान पर हासिल किया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। जुलाई 2023 में संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित 34वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2023 में भारत ने पहला स्थान प्राप्त किया है। और इस ओलंपियाड में भारत और सिंगापुर ने पहला स्थान प्राप्त किया है, इसको याद रखिएगा। भारत और सिंगापुर भी। ठीक है, अगर नाम में दे दिए तो भारत और सिंगापुर दोनों को मारिएगा। ठीक है, भारत और सिंगापुर इस स्थान में पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्न में से कौन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? ठीक है, निम्न में से कौन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आपका सही आंसर होना चाहिए 11वीं अनुसूची। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11वीं अनुसूची जो है, 11वीं अनुसूची देखिए क्या कर रहा था, निम्न में से कौन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? तो देखिए 11वीं अनुसूची जो है ये पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। मगर इससे रिलेटेड आप लोग एक और टॉपिक याद रखेगा कि 73वां संशोधन के दौरान, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इसीलिए थोड़ा सा मिस्टेक हुए हैं अभी, क्योंकि देखिए 73वां संशोधन हम ढूंढ रहे थे कि क्यों नहीं दिया गया है, मगर आप लोग को बतला दे रहे हैं नहीं दिया गया है, कोई बात नहीं। आप लोग नोट्स में नोट कर लीजिए कि 73वां संशोधन के दौरान संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया है, जिसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। ठीक है, और 11वीं अनुसूची में टोटल 29 विषय जो है समावेश किया गया है। टोटल 29 विषय को समावेश किया गया है 11वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है 33 नंबर क्वेश्चन कि भारत के आर्थिक योजना के क्षेत्र में एक शेष विहीन समाज की स्थापना के उद्देश्य से किसने सर्वोदय योजना प्रस्तुत की थी? तो किसने सर्वोदय योजना को प्रस्तुत की थी? तो जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत के आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में एक भारत के आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में एक शेषन विहीनी समाज की स्थापना के उद्देश्य से जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना को प्रस्तुत किए थे। ठीक है, जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना को प्रस्तुत किए थे। और इनसे रिलेटेड एक टॉपिक याद रखिएगा कि 1950 में, कब? तो 1950 में सर्वोदय योजना का प्रारंभ जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। ठीक है, यहाँ पर नाम पूछ रहा था तो वो हो गए सर्वोदय योजना का प्रस्तुत किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण। और कब? तो 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। और इससे रिलेटेड याद रखिएगा, देखिए यहाँ पर क्या क्या कर रहा है, पृथ्वी दिवस जो है यह 22 अप्रैल को मनाया जाता है। याद रखिएगा 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। पहला तो हो गया आप लोगों का 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस। ठीक है, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। फिर क्या कह रहा है, पंचायती राज दिवस। तो पंचायती राज दिवस जो है ये 24 अप्रैल हो जाएगा आप लोगों का। और विश्व विरासत दिवस ये 18 अप्रैल हो जाएगा। ठीक है, या 18 अप्रैल हो जाएगा। देखिए सभी जो है चारों ये अप्रैल में ही है, इसीलिए आप लोग को कंफ्यूजन करने का ऐसा ही ऑप्शन देता है ना कि आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। देखिए सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल, पंचायत राज्य दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ये सब दिवस है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि पूर्ण स्पर्धा में कीमत का लेन देन आप किसे मानते हैं? तो पूर्ण स्पर्धा में कीमत का जो लेन देन है वो फॉर्म में किया जाता था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, फॉर्म से मानते हैं, ये हो जाएगा आप लोगों का। और पूर्ण स्पर्धा में फॉर्म में प्रवेश करना एवं बाहर निकालना दोनों आसान होता था।
ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है। निम्न में से भूटान की मुद्रा क्या है? तो निम्न में से भूटान की जो मुद्रा है वो क्या है? तो हो जाएगा आपका न्यूगली ट्रम, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। भूटान की मुद्रा न्यूगल ट्रम है। और अगर भूटान का अगर राजधानी पूछ दे तो आप लोग याद रखिएगा कि थिम्पू है। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू है। भूटान की मुद्रा क्या है? तो न्यूगल ट्रम है। चलिए न्यूगल ट्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि उस राजा का नाम जो खिलजी वंश से संबंधित नहीं था वो कौन है? तो मलिक कफूर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ठीक है। मलिक कफूर जो है वो खिलजी वंश से संबंधित नहीं है। और मलिक कफूर को जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने एक इनको मलिक कफूर को खरीदा था, ठीक है। 1000 दिनार में गुजरात अभियान में मलिक कफूर को अलाउद्दीन खिलजी ने खरीदा था, इसको याद रखिएगा। और खिलजी वंश का जो शासन है वो कब से कब तक था? तो इसको भी याद रखिएगा कि खिलजी वंश का शासन जो है 1290 से 1320 ईस्वी तक था, ठीक है। खिलजी वंश का शासनकाल 1290 से 1320 ईस्वी तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजों ने सिक्के ढालने की टकसाल सर्वप्रथम कहां स्थापित की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का कलकत्ता में स्थापित की थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अंग्रेजों ने सिक्के ढालने की टकसाल जो है सर्वप्रथम कलकत्ता में स्थापित की थी। और भारत का आधुनिक, ठीक है, भारत का आधुनिकतम टकसाल नोएडा में 1989 में स्थापित किया गया था। कब? तो नोएडा में 1989 में भारत का आधुनिक टकसाल स्थापित किया गया था। कहां पर? तो नोएडा में 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर, भारत के उस राज्य का नाम बताइए जहां जंगली गधों का एकमात्र अभयारण्य स्थित है। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा तो नहीं गया है मगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। एकमात्र जंगली गधों का जो अभयारण्य है वह गुजरात के कच्छ के रण में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेल 2022 पदक तालिका में भारत कुल कितने पदक को साथ चौथा स्थान प्राप्त किया था? तो कुल जो है 61 पदक भारत जीता था, ठीक है। राष्ट्रपति खेल 2022 पदक तालिका में भारत कुल 61 पदकों के साथ चौथा स्थान पर प्राप्त किया था। और राष्ट्रमंडल खेल जो है 2022 में प्रथम स्थान पर ऑस्ट्रेलिया था, ठीक है। ये तो भारत हम लोग का था कितने नंबर पर? तो चौथे स्थान पर था 61 पदक के साथ। और ऑस्ट्रेलिया जो था वो 78 पदक के साथ पहले स्थान पर था, सॉरी 178 पदक के साथ पहले स्थान पर था 2022 में ऑस्ट्रेलिया। और दूसरे स्थान पर इंग्लैंड था 176 पदक के साथ। और तीसरे स्थान पर कनाडा था 92 पदक के साथ। और चौथे स्थान पर भारत है 61 पदक के साथ। और अगर पहला राष्ट्रमंडल खेल अगर पूछ दे कि कब खेला गया था, तो पहला राष्ट्रमंडल खेल 1930 में कहां पर खेला गया था? तो कनाडा में आयोजित किया गया था, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अरावली पर्वत श्रृंखला, ऊपर कर लीजिए थोड़ा, अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित नहीं है? तो किस राज्य में अवस्थित नहीं है? तो पंजाब में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अरावली पर्वत श्रृंखला जो है पंजाब राज्य में अवस्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन, लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है? तो लोक लेखा समिति जो है अपनी वार्षिक रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को जो है पेश करती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आप लोग को अभी अगर आप लोग वीडियो में जुड़े हैं तो प्लीज़ वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। आप लोगों के लिए डेली ऐसे ही हम कोशिश करते रहेंगे, एक और अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस सेट आप लोगों को प्राप्त कराते रहेंगे। और मेरी कोशिश यह है कि जो भी अभी ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा पेड क्लासेस कराई जा रही है उन सारी क्लासेस को आप लोगों के दौरान हमारे द्वारा आप लोगों को फ्री में कराया जाएगा। बस कुछ ही समय आप लोग दीजिए, देखिए उसके बाद बिहार दरोगा का जो भी वहाँ पर क्लास चल रहा है पेड क्लासेस सारा फ्री में कराएंगे। बिहार एसएससी का क्लासेस वो भी सारा फ्री में कराएंगे। बस आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, थोड़ा सा हमें भी सपोर्ट करिए मित्रों, ताकि हम भी आप लोगों पर ही डिपेंडेंट हैं। और जिस तरह से आप हम लोगों के पास हमारे पास आते हैं पढ़ने के लिए उस तरह से हम आप लोगों पर ही डिपेंडेंट हैं। तो दोनों को एक दूसरे पर निर्भर होकर के चलना है। तो जो भी कमी है आप लोग हमें कमेंट में बतलाइए, हम आप लोगों की सारी कमी को दूर करेंगे। और थोड़ा सा हमें भी सपोर्ट करिए, आप लोगों की ही बदौलत हम भी हैं। देखिए 43 नंबर क्वेश्चन पे चलिए क्या कहता है, किस भारतीय राज्य में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत उच्चतम है? ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा मिजोरम। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मिजोरम भारतीय राज्य में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत जो है उच्चतम है, ठीक है। प्रतिशत में पूछ रहा है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रतिशत में पूछ रहा है, जनसंख्या का प्रतिशत है तो मिजोरम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है,
कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पाकिस्तान के कुछ प्रवासियों की नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 7, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। भारत के संविधान का अनुच्छेद 7 पाकिस्तान के कुछ प्रवासियों की नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है। और भारतीय संविधान के भाग 2 में नोट कर लीजिए, भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। किस नागरिक सम्मान की आकृति पीपल के पत्ते के समान होती है? किस नागरिक सम्मान की आकृति पीपल के पत्ते के समान होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत रत्न, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। भारत रत्न जो सम्मान है, सम्मान की आकृति पीपल के पत्ते के समान में होती है। ठीक है, और भारत रत्न की शुरुआत अगर पूछते कि कब हुई थी, तो भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई थी। ठीक है, भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पर आप लोग एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए। देखिए भारत रत्न से रिलेटेड है, जब शुरुआत की बात आई तो एक टॉपिक हमको ध्यान आया, आप लोग थोड़ा नोट कर लीजिए कि भारत रत्न का जो पुरस्कार का शुरुआत तो वो तो पहली बार 1954 में हो गया था। ठीक है, जिसे कि जनता पार्टी सरकार के द्वारा 1978 में इसे बंद भी किया गया था। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, जनता पार्टी सरकार के द्वारा 1978 में बंद भी कर दिया गया था, मगर फिर से कांग्रेस सरकार के द्वारा 1980 में इसे पुनः स्टार्ट किया गया था। 1980 में इसे फिर से स्टार्ट किया गया था भारत रत्न पुरस्कार को कांग्रेस के द्वारा, और बीच में बंद किया गया था तो जनता पार्टी के द्वारा बंद किया गया था 1978 में, और पहली बार अगर पूछ दे तो 1954 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन अब देखिए क्या कहता है। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में मोरले मिंटो, ठीक है, मोरले मिंटो सुधारों की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1909 में की गई थी। ठीक है, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में मोरलो मिंटो सुधार की घोषणा जो है वर्ष 1909 में किया गया था। और लॉर्ड मिंटो जो वायसराय तथा जॉन मार्ले भारत के सचिव थे उस वक्त। ठीक है, लॉर्ड मिंटो वायसराय और जॉर्ज मार्ले जो थे वो भारत के उस वक्त सचिव थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन क्या करा है। नवनिर्मित संसद भवन में कुल कितने संसद को बैठने की क्षमता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1272, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नवनिर्मित संसद भवन में कुल सांसद को बैठने की क्षमता 1272 है। और नया सांसद का जो वास्तुकार बिलन पटेल है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नया संसद का वास्तुकार विमल पटेल है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये पक्का है कि क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग संसद के बारे में तो पढ़ लिए मगर ये टॉपिक बहुत सारे कम बच्चे जानते हैं कि नया संसद जो है वो भवन का वास्तुकार जो है वह विमल पटेल है। और पुराना सांसद को अब संविधान संसद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पुराना संसद भवन को अब संविधान सदन के नाम से जाना जाता है। पुराना संसद को संविधान सदन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जीएसआई ने किस राज्य के समुद्री क्षेत्र में एकत्र किए गए और तलछट के नमूनों के दुर्लभ धातु वेनेडियम की खोज की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का गुजरात, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 49 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। 20 सितंबर 2023 को गणेश चतुर्थी के अगले दिन पारंपरिक रूप से नुआखाई, ठीक है, नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया गया? तो कहाँ पर मनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओडिशा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 20 सितंबर 2023 को गणेश चतुर्थी के अगले ही दिन 20 सितंबर 2023 को गणेश चतुर्थी के अगले दिन पारंपरिक रूप से नुआखाई उत्सव जो है उड़ीसा में मनाया गया। और नुआखाई जो है, नुआखाई राज्य में एक वार्षिक फसल उत्सव है, इसको याद रखिएगा। नुआखाई राज्य में एक वार्षिक फसल उत्सव है जो नए चावल के मौसम के आगमन पर प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन। 31 मार्च 2023 को नाटो संगठन का नया 31 सदस्य राष्ट्र कौन बना है? तो इसका सही आंसर आप लोग का हो जाएगा फिनलैंड बना है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 31 मार्च 2023 को नाटो संगठन का नया 31वां सदस्य राष्ट्र जो है वह फिनलैंड बना है। और नाटो का मुख्यालय अगर पूछते कहाँ है तो बेल्जियम में। ठीक है, नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन। कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है? तो किससे मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा
कोबाल्ट ऑक्साइड हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। कांच को गहरा नीला रंग जो है कोबाल्ट ऑक्साइड से मिलता है, और कांच में गहरा काला रंग जो है वो रजत ब्रेमाइड से मिलता है। इसको भी याद रखिएगा, कांच में गहरा काला रंग किससे मिलता है, तो रजत ब्रेमाइड से मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 52 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आइए 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दूध के कुछ देर खुले में रखे जाने पर उसका स्वाद खट्टा हो जाता है, यह किसके बनने के कारण होता है। तो इसका आप सभी को आसान क्वेश्चन है मगर बहुत बार पूछा हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। दूध को खुले में रखे जाने पर उसका स्वाद खट्टा हो जाता है, यह जो है लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 53 नंबर, वायुमंडल में ओजोन परत के ह्रास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक द्रव्य जो है उत्तरदायी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर क्वेश्चन, पुस्तक जादू नाम जावेद अख्तर एक सफर के लेखक कौन है। तो इसके लेखक जो है अरविंद मंडलोई हैं, ऑप्शन नंबर आप लोग का हो जाएगा डी राइट आंसर। पुस्तक जादूगर जावेद अख्तर एक सफर पुस्तक के लेखक कौन है, वो अरविंद मंडलोई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर, मानव के मुख्य नाइट्रोजनी अवशिष्ट यानी कि वेस्ट कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यूरिया है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। मानव में मुख्य नाइट्रोजनी अवशिष्ट यानी कि वेस्ट जो है वो यूरिया है। और एक सामान्य व्यक्ति के मूत्र में जल जो है 96%, इसको नोट करिए, जल 96%, यूरिया 2% प्रोटीन, ठीक है, और 1.3% जो है वह नहीं 1.3% देखिए फिर से सॉरी देखिए पहले आप लोग नोट कर लीजिए कि एक सामान्य व्यक्ति के मूत्र में जल जो है 96%, ठीक है, जल 96%, यूरिया 2%, ठीक है, यूरिया 2%, और प्रोटीन वसा जो है यह 1.3%, यूरिया आप लोग का 2% और प्रोटीन वसा जो है वो आप लोग का 1.3%, और यूरिया अम्ल जो है वो 0.5% पाया जाता है मानव के मूत्र में। और यूरिया में जो है नाइट्रोजन की मात्रा 46% होती है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा जो है 46% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर, निम्नलिखित में से किसे फुल्स गोल्ड के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा FeS2 हो जाएगा आप लोग का, देखिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए FeS2 को फुल्स गोल्ड के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला में किसी जीव की विशिष्ट स्थिति क्या कहलाती है। तो इसको क्या कहलाती है, तो पोषी स्तर कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। खाद्य श्रृंखला में किसी जीव की विशिष्ट स्थिति जो है वह पोषी स्तर कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि क्या कह रहा है, थैलासीमिया एक अनुवांशिक बीमारी है, यह किसको प्रभावित करती है। तो थैलासीमिया जो है यह रुधिर यानी कि खून को प्रभावित करती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। और विटामिन के जो है शरीर के अंदर ब्लड को जमने नहीं देता है, इसको याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि विटामिन के जो है, विटामिन के ये जो है ब्लड को जमने नहीं देता है, शरीर के अंदर ब्लड को नहीं जमने देता है विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, असमान वेग और एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए, तो चल रहे पिंड के लिए वेग समय ग्राफ रेखित होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। असमान वेग और एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए वेग समय ग्राफ रेखित होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का वेदवित अपघटन डैश का एक उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वियोजन अपघटक जो है वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। जल का वैद्युत अपघटक जो है वियोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की आवृत्ति तरंग दैर्ध्य और चाल क्यों क्या कह रहा है, चाल के बीच में क्या संबंध है। तो देखिए इसके बीच में जो संबंध है वो आप लोग का हो जाएगा, देखिए पहला तो नहीं होना चाहिए, हाँ आप लोग का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुमेलित कीजिए, ठीक है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है, ठीक है। तो देखिए इसको मैच कर लीजिए आप लोग। तो पहला का हो जाएगा हाइड्रोलिक द्वारा दाब का सिद्धांत आप लोग का इसका हो जाएगा पास्कल, ठीक है, पहला। गति के जड़त्व का सिद्धांत ये हो जाएगा गैलीलियो, सामने ही दिया गया है 2 नंबर। और सौर प्रणाली इसका आप लोग का हो जाएगा कॉपरनिक्स, ठीक है। और लास्ट का आप लोग का सामने ही दिया गया है गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है न्यूटन हो जाएगा। देखिए राइट आंसर क्या हो गया आप लोग का कि 3
2 1 4, 3 2 1 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखिए ऑप्शन में क्या दिया गया है कि नहीं, 3 2 1 4 देखिए किस में दिया गया है, देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 3 2 1 4 सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 63 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, दिए गए कोड को सही उत्तर ज्ञात कीजिए। ये भी करा है, इसको मैच करना है और सही आंसर इसका बतलाना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए 1 फॉर मी का हो जाएगा आप लोगों का थर्ड नंबर, देखिए हम डायरेक्ट ऐसे ही बता रहे हैं। दूसरा बी का हो जाएगा आप लोगों का 10 का पावर -10 प्रकाश वर्ष का हो जाएगा आप लोगों का हाँ 9.46 इंटू 10 का पावर 15 मीटर। और पारसेक का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लास्ट यहीं बच रहा है, यहीं होगा। देखिए तो क्या हो गया आप लोग का राइट आंसर, इसका सही आंसर आप लोगों का हो गया हाँ 3 1 4 2, देखिए 3 1 4 2 किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 3 1 4 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 64 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कार्नोटाइट किसका आवश्यक है, तो कार्नोटाइट जो है वह किसका आवश्यक है, तो देखिए कार्नोटाइट यूरेनियम का आवश्यक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। यूरेनियम का आवश्यक जो है वह कार्नोटाइट है, और सॉरी कार्नोटाइट यूरेनियम धातु का आवश्यक है, ऐसे बोलना, कार्नोटाइट जो है वह यूरेनियम धातु का आवश्यक है। और यूरेनियम का आशा जो है वह धातु कहा जाता है, यूरेनियम को आशा धातु कहा जाता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, यूरेनियम को आशा धातु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संतृप्त वसा अम्ल छाटिए, ठीक है, तो इसमें से छाटना है संतृप्त वसा अंग, तो इसका सही आंसर आप लोगों को हो जाएगा। देखिए एसिडिक एसिड होता है और पामिटिक एसिड भी होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये दोनों को छाट दीजिए, ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। देखिए संयुक्त वसा अम्ल जो है उसमें एसिटिक एसिड और पामिटिक एसिड दोनों होता है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 66 नंबर क्वेश्चन, मम्स है, तो मम्स क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का मम्स विषाणु द्वारा उत्पन्न एक रोग है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 67 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और दिए गए कोड को सही उत्तर ज्ञात करिए। सही उत्तर ज्ञात करना है तो देखिए इसको मैच करिए, सर्दी का हो जाएगा विषाणु, ठीक है, देखिए यहाँ पर तो सर्दी आप लोगों का अच्छा और मैच करिए ना, समझ में आ जाएगा। फाइलेरिया जो है वो आप लोग का परजीवी क्रीम हो जाएगा, 2 नंबर ये हो जाएगा फाइलेरिया। मलेरिया जो है वो परजीवी प्रोटोजोआ हो जाएगा, और आर्तज्वर जो है यह बैक्टीरिया हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सर्दी जो है ये विषाणु यानी कि वायरस दे दिया गया है, तो कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही मैच किया जाता है। चलिए तो सही आंसर हो गया आप लोगों का 1 3 4 2, 1 3 4 2 देखिए किस में दिया गया है, तो 1 3 4 2 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अंतरिक्ष यान में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिका शैवाल का नाम है, तो क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरेला है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर क्लोरेला है। अंतरिक्ष यान में ऑक्सीजन की आपूर्ति क्लोरेला नामक शैवाल से के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिराने से उत्पन्न गैस होती है, तो इसका सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा कैल्शियम कार्बाइड में पानी गिराने से जो है वो एसिटिलीन गैस उत्पन्न होती है, एसिटिलीन गैस उत्पन्न होती है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। और फलों को जो है पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 70 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कुछ ऑटोमोबाइल्स में पीले रंग के अतिरिक्त हेडलाइट्स क्यों लगे होते हैं, तो इसलिए लगे होते हैं क्योंकि पीला प्रकाश जो है वो कोहरे को, जो ठंडी के मौसम में कोहरे होते हैं ना, कोहरे को बेच देता है, तथा कोहरे जो है भरी रात में भी मार्ग को प्रकाशित रखता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पीला रंग जो है वह कोहरे को भेज देता है, और पीले रंग का जो प्रकाश है वो मोनोक्रोमेटिक होता है, इसको भी याद रखिएगा, पीले रंग का प्रकाश मोनोक्रोमेटिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संघटकों में शामिल है, तो इसका सही आंसर आप लोग का हो जाएगा लाइम, सिलिका एवं और एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिना इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए पोर्टलैंड सीमेंट के जो है प्रमुख घटकों में जो शामिल है वो है लाइम, सिलिका और एल्यूमिना, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया। और पोर्टलैंड सीमेंट की खोज कब की गई थी, तो पोर्टलैंड सीमेंट की खोज जो है 1824 ईस्वी में ब्रिटिश इंजीनियरिंग जोसेफ एस्टिन ने की थी, ठीक है। पोर्टलैंड सीमेंट की खोज 1824 ईस्वी में ब्रिटिश इंजीनियर जोसेफ एस्पिडिन ने की थी, नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर क्वेश्चन, इंसुलिन स्रावित होती है, तो इंसुलिन जो है वह स्रावित होती है, तो इसका सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा कि पैनक्रियाज अग्नाशय में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और आप लोग एक टॉपिक याद रखिएगा, इंसुलिन की जो खोज है वह वेटिक एवं वेस्ट ने 1921 में की थी। कब? तो 1921 में। 1921 में किसके द्वारा? तो बेटिक एवं वेंटिक एवं वेस्ट ने 1921 में खोज की थी इंसुलिन की। बहुत बार पूछा हुआ टॉपिक है, इसीलिए बतला दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद डैश निकलेगी। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण जो है अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंडलीफ की आवर्त सारणी में निम्नलिखित समूहों में से किस तत्व समूह के बाद में तालिका में जगह मिली? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एससी, जीए और जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस धातु में सर्वाधिक विद्युत संवाहकता जो है होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का चांदी में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। देखिए चांदी धातु में जो है सर्वाधिक विद्युत जो है संवाहकता होती है। तो साथियों यही था हम लोगों का 75 का आज का हम लोगों का टोटल टेस्ट सीरीज नंबर 14। और देखिए एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर आगे हमको टोटल मैथ रीजनिंग का भी क्वेश्चन पीडीएफ में दे दीजिए टेलीग्राम पर। तो देखिए उनके लिए जो है सारा पीडीएफ टोटल जो भी है मैथ रीजनिंग का टोटल हम पीडीएफ में कैलकुलेट इसी में कर दिए हैं। तो आप लोग टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइए, वहां पर फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं। सारा आंसर वहां से नोट करिए, वहां पर अच्छे से आप करके अपना प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करिए। और अगर मैथ रीजनिंग का आप लोगों को आंसर भी चाहिएगा तो बतलाइएगा, हम आप लोगों को आंसर वहां पर पीडीएफ में दे देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज साथियों वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों मित्रों के पास, हमें भी थोड़ा सा सपोर्ट करिए बच्चे, आप लोगों की बदौलत हम भी हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।